नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने मास्टर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम एफोरिज्म नंबर 246 की फुटनोट को पढ़ रहे हैं और उसमें से सीख रहे हैं रिपीटिशन में क्या करना है। अब तक हमने देखा कि रिपीटिशन में हमें डोज को जो भी डोज हमें देना है वो डोज को हमें उसकी लार्ज डोज नहीं देना है, हायर पोटेंसी की, ना ही लोअर पोटेंसी की लार्ज डोज देना है। और ना ही अब तीसरी जो और गलती जो हो सकती है होम्योपैथ के द्वारा रैपिडली पेशेंट को अच्छा करने में, वो क्या है? बट इट हैपन्स मोर ओवर that a number of the smallest doses given for the same object in quick succession accumulate in the organism into a kind of excessively large dose with a few cases accepted similar bad results। कि तीसरी गलती होम्योपैथ से क्या हो सकती है, तो वो ये है कि स्मॉल डोज को क्विक सक्सेशन में रिपीटेशन में देके, स्मॉलेस्ट डोज को रिपीटेशन में देके उसी ऑब्जेक्ट के लिए कि मैं पेशेंट को कैसे जल्दी से अच्छा कर सकूं, उसको पाने के लिए क्विक सक्सेशन में अगर स्मॉल डोज भी दिया तो भी वो एक्युमुलेट होके लार्ज डोज ही बन जाता है और उससे वही सिमिलर बैड रिजल्ट, पेशेंट को इंजरी होती। In this case, the page vital force not being able to recover itself between every doses। हर एक डोज के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें वाइटल फोर्स रिकवर होता है। इसलिए हनुमान सर कहते हैं कि रिपीटेशन में नहीं देना है। एक एक फंडामेंटल हमारा नियम है, वो ये है कि सिंगल डोज देके राह देखो और वेट एंड वॉच करो। ऐसे केस में वाइटल फोर्स को टाइम ही नहीं मिलता दो दो डोज के बीच में अपने आप को रिकवर करने का। दो इट बी बट स्मॉल becomes oppressed and overwhelmed and thus being incapable of reacting in a salutary manner। इसीलिए भले ही वो स्मॉल है फिर भी वो ऑपरेस्ट करता है, ओवरवेल्म करता है वाइटल फोर्स को, वाइटल फोर्स ओवरवेल्म हो जाती है और इसीलिए सैल्यूटरी मैनर में रिएक्शन देने में असक्षम हो जाती है। It is necessitated passively, और इसीलिए it is necessitated to passively to allow involuntary the continuation of the overstrong medicinal dose that has been forced upon it। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है वाइटल फोर्स के लिए कि वो अपने आप को अलाउ करे पैसिवली, जो भी इनवॉलंटरी कंटिन्यूएंस है ओवर स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिजीज का, वो अपने ऊपर लादने देती है, करने देने देती है। जस्ट इन द सेम मैनर, उसी तरीके से एज वी मे एवरीडे ऑब्जर्व फ्रॉम द एलोपैथिक अब्यूज ऑफ लार्ज क्यूमुलेटिव डोजेज ऑफ वन एंड द सेम मेडिसिन टू लास्टिंग इंजरी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को इंजरी हो जाए तब तक, जैसे हम डे टू डे प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते हैं एलोपैथिक क्यूमुलेटिव डोजेज से, लार्ज डोजेज से एक ही मेडिसिन का, वो भी इंजरी कर देती है। उसी तरीके से स्मॉल डोजेस को फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में देके, स्मॉलेस्ट डोज को फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में देके भी ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो हमने आगे ऑलरेडी एफोरिज्म नंबर आई थिंक 60 to 70 के बीच में हमने ये देखा कि एक्शन कैसी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी दवाई पेशेंट को क्योर नहीं करती है। पेशेंट को हमारी दवाई सिर्फ प्राइमरी एक्शन क्रिएट करती है जिससे एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिजीज क्रिएट होता है। वाइटल फोर्स अपने आप को सेकेंडरी एक्शन से अच्छा करती है, यानी कि वाइटल फोर्स खुद को ही अच्छा करिए, हम सिर्फ उसको स्टिमुलेशन दे रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले हमें वो टाइम तो देना ही पड़ेगा वाइटल फोर्स को, ताकि वो रिएक्ट करके हमें बता सके कि ये राइट है कि रॉन्ग है, किस दिशा में हम जा रहे। उसके लिए हमें टाइम तो देना होगा वाइटल फोर्स को, नेचर को, ताकि वो हमें बता सके कि इनको रिपीटेशन कब देना है, कैसे देना है और देना है कि नहीं देना है। ये भी हमें
फॉलोअप ही बताते हैं, तो दूसरा फॉलोअप ना देखो तब तक हमें कोई रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। Now, therefore, in order, whilst avoiding the erroneous method, और हमने यहाँ पर अब तक हमने देखा तीन गलतियां, तीन एरोनियस, तीन एरर हम देखते हैं प्रैक्टिस में, प्रिस्क्राइबिंग में, होम्योपैथ के जरिए। वो तीन गलतियां है कि पेशेंट को जल्दी से अच्छा करने के लिए वो सोचता है कि मैं डोज को बढ़ा दूं, हायर पोटेंसी की 6, 8, 10 ग्लोबल देके, या फिर हाफ ड्रॉप या पूरा ड्रॉप देके मैं पेशेंट को जल्दी अच्छा कर सकता हूँ। दूसरा दूसरा क्या गलती होती है, सोच में क्या गलती आ जाती है कि मैं लोअर पोटेंसी को लार्ज डोज में देने लगूं, कि 30 सी 6 सी को मैं 6, 8, 10 ग्लोबल में दे दूं, या हाफ ड्रॉप पूरे ड्रॉप में दे दूं, तो भी वो उससे सेम ही रिजल्ट निकलता है, कोई अच्छा नहीं होता है। तीसरी गलती, स्मॉलेस्ट डोजेस को मैं रिपीटेशन में दे दूं, BD TDS में, देन इट इज ऑल्सो फॉल्ट, एंड उससे वही सेम रिजल्ट, बैड इफेक्ट्स आती। तो ये तीन गलतियां जनरली अवॉइड करने के साथ, क्योंकि अब हम ये सीख गए कि ये तीन गलतियां नहीं करनी। नाउ देयरफॉर इन ऑर्डर, whilst avoiding the erroneous method I have here pointed out, हनुमान सर ने यहाँ पर जो तीन गलतियां पॉइंटेड आउट की है, तीन इरोनियस मेथड पॉइंटेड आउट किए, उसको अवॉइड करने के साथ, अवॉइड कर रहे तब, in order to attain the desired object more certainly than hitherto, and to administer the medicine selected in such a manner that it must exercise all its efficacy without injury to the patient, that it may effect all the good it is capable of performing in a given case of disease, I have lately adopted a particular method. हनुमान सर ने ये जो तीन पॉइंट आउट किए हैं, तीन पॉइंट्स इरोनियस मेथड के, इसको हम अवॉइड करने के साथ, जब हमें हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट पाना है, अटेन करना है, पेशेंट में को अच्छा करना है, मोर सर्टेनली अब तक जो करता है उससे और ज्यादा श्योरिटी के साथ हम उसको पाना चाहते हैं, और हम दवाई को भी उस तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहते हैं कि जो ऐसे मैनर में सिलेक्ट की गई है, जो इंजरी के बिना उसके अंदर जो भी अच्छा करने की ताकत है, वो असर पेशेंट के ऊपर आती है और पेशेंट अच्छा हो जाए, ये हम चाहते हैं। इसको पाने के लिए हनुमान सर ने काफी बाद में एक पर्टिकुलर मेथड को एडॉप्ट किया। क्या है वो मेथड, अब हम आज सीखेंगे। आई परसीव्ड दैट, हनुमान सर ने परसीव किया एक्सपीरियंस से, इन ऑर्डर टू डिस्कवर दिस ट्रू मिडल पाथ, ये सत्य बीच का पाथ, मिडल पाथ, बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि मिडल में रहो, मध्य में रहो, तो वही पाथ है कि ये बीच का पाथ सत्य है, जो उसको डिस्कवर करने के लिए वी मस्ट बी गाइडेड एज वेल, हम गाइडेड होने ही चाहिए, किससे, बाय द नेचर ऑफ द डिफरेंट मेडिसिनल सब्सटेंसेस, एंड एज ऑल्सो बाय द कॉर्पोरल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज। हम तीन चीजों से गाइड होने चाहिए इस बीच के सत्य मार्ग पर चलने के लिए, खोजने के लिए हम तीन चीजों से गाइड होने चाहिए। पहला, नेचर ऑफ द डिजीज, नेचर ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। दूसरी, कॉर्पोरियल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। एंड तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज। ये तीन चीजों से हम पता कर सकते हैं कि कब रिपीटेशन करना है। उसके लिए हनुमान सर एग्जांपल देते हैं, टू गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द यूज ऑफ सल्फर इन क्रॉनिक डिजीज द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ इट, टिंचर सल्फर 10, यानी कि तब की बात है कि तब के जमाने में जो अवेलेबल पोटेंसीज थी उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। कैन सेल्डम बी रिपीटेड विथ एडवांटेज, seen in the most robust for patients and in fully developed sora। तो सल्फर क्रॉनिक डिजीज में हम हमें यूज करनी है, तो उसको हम
काफी कम बार भाग्य ही हम उसको रिपीटेशन में देने से एडवांटेज ले सकते, एज सीन इन द मोस्ट रोबस्ट पेशेंट्स एंड इन फुल्ली डेवलप्ड सोरा। फुल्ली डेवलप्ड सोरा यानी कि किसके बारे में है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज। दूसरा, मोस्ट रोबस्ट पेशेंट्स यानी कि काफी मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे पेशेंट में ऑफनर देन एवरी 7 डेज, 7 दिन से अगर कम समय में हमने रिपीटेशन में दिया तो हमें कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तीन चीजें कंसिडर हुई। पहली, सल्फर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, नेचर कैसा है, उसके हिसाब से। दूसरा, यानी कि वो एक किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी है, डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। तो ऐसी दवाई को 7 दिन से अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, फुल्ली डेवलप सोरा होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो उसको 7 दिनों के भीतर में रिपीटेशन में नहीं दे सकते, देंगे तो कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। A period of time which must be proportionally lengthened when we have to treat weaker and more excitable patients of this kind। लेकिन अगर ये दो चीज कंफर्म है, फुल्ली डेवलप हो रहा है लेकिन और सल्फर देना है, लेकिन पेशेंट्स अगर वीकर एंड एक्साइटेबल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वीक कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे में ये पीरियड काफी लंबा हो जाएगा, यानी कि 7 दिनों से ज्यादा हो जाएगा। इन सच केसेस, ऐसे केस में कितना लंबा हो सकता है, इन सच केसेस वी वुड डू वेल टू गिव सच अ डोज ओनली एवरी 9, 12 और 14 डेज। ऐसे केस में हमें जो रिपीटेशन का डोज देना है वो 9, 12 या 14 दिन के बाद देना है। एंड कंटिन्यू टू रिपीट द मेडिसिन अंटिल इट सीजेस टू बी ऑफ सर्विस। ये लोग काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम रिपीटेशन कब तक दें। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि जब तक वो दवाई काम कर रही है, वो अच्छा कर रही है, तब तक हमें देना है। We thus find to abide by the instance of sulfur that, उसी सल्फर के एग्जाम्पल को साथ में लेते हैं, we thus find that in psoriatic diseases seldom fewer than 4। इसके उपरांत भी कोई भी एंटीसोरिक दवाई दो, उसके उसके बारे में है। We find that in psoriatic diseases seldom fewer than 4, often however 6, 8 and even 10 doses are required to be successively administered at these intervals for the complete annihilation of the wall portion of the chronic disease that is eradicated by sulfur, provided always there had been no previous allopathic abuse of sulfur in the case। तो हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, हम अपने एक प्रैक्टिस में भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोरिक डिजीज को अच्छा करने के लिए 4, 6, 8 या 10 डोज से कम डोजेज में हम इसको अच्छा नहीं कर सकते। और ये भी कैसे देना है, सक्सेसिवली रिपीटेशन में देके हम इसके वॉल पोर्शन ऑफ क्रॉनिक डिजीज को अच्छा कंप्लीट एनिलेट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, एक शर्त है कि अगर सल्फर से हम इरेडिकेट कर रहे हैं तो फिर प्रीवियसली कोई एलोपैथिक एब्यूज ऑफ सल्फर नहीं होना चाहिए। Thus, even a primary scabious eruption of recent origin, even though it may have spread every all over the body, may be perfectly cured in persons who are not too weakly by a dose of tincture sulfur 10 given every 7 days in the course of from 10 or 12 weeks, accordingly with 10 or 12 such globules, so that it will seldom be necessary to aid the cure with a few doses of carbovage 10, also given at the rate of 1 dose per week without the slightest interval external treatment besides frequent changes of linen and good regimen। तो इस तरीके से प्राइमरी जो स्कैबियस इरप्शन है रिसेंट ओरिजिन के, यानी कि डिजीज के बारे में हमने बताया, रिसेंट ओरिजिन का स्कैबियस प्राइमरी इरप्शन है, दो इट में है स्प्रेड ऑल ओवर द, भले ही वो पूरी बॉडी पर, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें बताया, नेचर ऑफ द डिजीज पूरी बॉडी में फैल गया है, मे बी परफेक्टली क्योर्ड, हम उसको परफेक्टली क्योर कर सकते हैं इन पर्सन हु आर नॉट टू वीकली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट
कि जो वीक पर्सन नहीं है उनमें, उनको हम क्योर कर सकते हैं एक एक डोज ऑफ टिंचर सल्फर 10 से। और वो डोज हर हफ्ते में, हर 7 दिन में रिपीटेशन में दिया 10 और 12 वीक्स तक, यानी कि 10 या 12 ग्लोबुल से ये पेशेंट क्योर हो जाएगा। और इस तरीके से जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम भाग्य ही हमें जरूरत पड़ने वाली है कार्बोवेज के फ्यू डोजेस की, जो जो भी एक डोज पर वीक देना है विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सटर्नल, और उसमें कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ रेजिमेन एंड लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। गुड रेजिमेन होना चाहिए, और जो लाइनेन है क्लोथ से उसको चेंज करना है फ्रीक्वेंटली। वो गाइडलाइन हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज से। तो क्या कहते हम यहाँ पर बोला है कि कार्बोवेस्टेन का भी जरूरत पड़ने वाले है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो क्रॉनिक डिजीज में एक पार्ट था, फुटनोट था, जिसमें हनुमान सर ने बोला था कि फैमिली मेंबर्स को कार्बोवेज देना है। तो वो पार्ट यहाँ पर काफी जुड़ सकता है कि कार्बोवेज इज अ वेरी डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी। तो वो भी इंडिकेट हो सकती है बीच बीच में, तब हमें कार्बोवेज देनी है। तो वो इंडिकेशन जब भी पेशेंट अपनी बातें बताए, अपनी फॉलोअप में अपने सिम्टम दे, उसके हिसाब से ही आपकी दवा इंडिकेट होगी। ना कि हनुमान सर ने बोला है कि सल्फर के बाद कार्बोवेज देनी है, सल्फर के बाद हिपरसल्फ देनी है, सल्फर के बाद ये दवाई देनी, ऐसा नहीं है। जब भी ये बातें आएंगी तब हमें यही समझना है कि ये इंडिकेट होगी, में यूजुअली इंडिकेट होगी अगर सिम्टम वैसे ही चले तो। लेकिन अगर सिम्टम अलग है, अगर नहीं इंडिकेट हो रही, तो कोई बात नहीं, जो इंडिकेट हो रही है वो दवाई हमें देनी चाहिए। दैट इज द परफेक्ट रेमेडी फॉर दिस केस। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल काफी अभी अ, आधा अधूरा है। तो ये एग्जाम्पल हम कल और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कि हमारी प्रैक्टिस में भी ऐसा क्या क्या होता है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।